नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। रीट पर्यावरण ईवीएस क्लास नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। रीट 2022 की बात करेंगे। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। और इसके पहले हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, आई बटन पे यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। चलिए ईवीएस की क्लास में आज हम परिवार वाला जो पहला चैप्टर है आज हम क्लियर करेंगे और इससे संबंधित 40+ करने जा रहे हैं। जी हाँ, पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। आपके जो परिवार फैमिली वाला है 40 से अधिक प्रश्न यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक ही कंसेप्ट में आज है पूरा चैप्टर, एक चैप्टर आज क्लियर करेंगे। और जो रीट एग्ज़ाम में या अदर टीट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न उन प्रश्नों को भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से है। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है, रेमंड का है, क्लेयर का है या डॉकरमैन का है? जी हाँ, अगर आपको पता है तो आप अपना कमेंट फीडबैक अपना आंसर बता सकते हैं। जायसवाल सर आपके कमेंट का फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। यह जो कथन है साथियों किसका हो जाएगा? क्लियर का कथन है। सी ऑप्शन सही कर लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? जी हाँ, ऐसे विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। रेमंड ने, कॉम्टे ने, क्लेयर ने या डॉकरमैन ने कहा है? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, 140+ जो है स्कोर का टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? वह आपके कॉम्टे ने। जी हाँ, कॉम्टे ने। कॉम्टे कैसे विद्वान है? इन्होंने परिवार को क्या कह दिया है? समाज की कोशिका कहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है नीचे बेफिक्र कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होती है या नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व की बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सी विशेषता आपके परिवार की नहीं है? यानी ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी विशेषता परिवार की है। ठीक है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो तभी तो परिवार होगा, बन पाएगा। ठीक है, और वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का भी उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये परिवार की विशेषता होती है। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक संस्कार है, समझौता है, औपचारिकता है या बंधन है? जी हाँ, जो हिंदू परंपरागत के अंतर्गत विश्वास के अनुसार विवाह एक क्या है? सभी लोग बताइए। तो विवाह एक यहाँ पे क्या है? संस्कार माना गया है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने की एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? टाइलर ने, रिवर्स ने, वेस्टरमार्क ने या मैलिनोव्स्की की बात करेंगे? तो विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने की एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? वह और कोई नहीं है, आपके वेस्टरमार्क। जी हाँ, सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरजातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किए गए? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1872, गेंस ऑफ लर्निंग एक्ट 1930, हिंदू कोड बिल 1956। भारत में अंतरजात विवाह के जो विधायी प्रावधान हैं सर्वप्रथम जब किए गए थे वह आपका है विशेष विवाह अधिनियम 1872। जी हाँ, ये सन याद रखिएगा।
अंतरजातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम जब किया गया था भारत में वह 1872 में विशेष विवाह अधिनियम, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि एक पुरुष को उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो पुरुष के माता पिता की गोत्र के हो, पिता के गोत्र के हो, पिता के माता के गोत्र की हो या माता के पिता के गोत्र के हो। जी हाँ, सभी बताइए। एक पुरुष को जो है, एक मेल को जो है उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो पुरुष के कौन से संबंध में हो, पुरुष के जो है पिता के गोत्र से अगर है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अपने हिंदुओं में पिता से गोत्र है मतलब भाई बहन की बात करेंगे, ठीक है, या बहन और भाई की बात कर रहे हैं, इनका जो है आपका विवाह नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, देवर अधिकार विवाह क्या है? कि भाई की पुत्री के साथ विवाह, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, या बहन की पुत्री के साथ विवाह, या ममेरे भाई फुफेरे बहनों के बीच का विवाह। देखिए, देवर अधिकार जो विवाह है साथियों, देवर अधिकार विवाह अर्थात दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। दिवंगत सभी परिचित होंगे, पति के भाई के साथ विवाह देवर अधिकार विवाह कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई या पति पत्नी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% जो है पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, परिवार निर्माण हेतु जो आवश्यक होता है वह क्या होता है? सभी जानते हैं परिवार निर्माण आवश्यक जो होता है वह होता है, सभी लोग बताइए। जब शादी होती है पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण सिंपल सा प्रश्न था, सभी लोगों ने फीडबैक कर लिया होगा। जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा बहुविवाह परिवार, समूह विवाही परिवार, नव स्थानीय परिवार, एक विवाह परिवार। जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो तो वह जो परिवार कहलाता है वह साथियों बहुविवाह परिवार कहलाता है। जी हाँ, जिस परिवार में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं तो मतलब वह जो परिवार है वह विवाह परिवार कहला जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। मार्गन द्वारा परिवार के उद्ध विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? 3, 5, 7, 9, सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, मार्गन द्वारा परिवार के जो है उद्ध विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? आपके वो स्तर है 5। जी हाँ, 5 स्तरों में जो है विभाजित किया गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लॉरेंस स्टोन के अनुसार कौन एक परिवार का चरण नहीं है? खुला वंशावली परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार या बंद घरेलू मूल परिवार की बात करेंगे। देखिए साथियों, लॉरेंस स्टोन के अनुसार ऐसा परिवार जो चरण हमारे में नहीं आता है या परिवार का चरण नहीं कहलाता है, तो ये पहले जान लेंगे कौन कौन से है। खुला वंशवाली परिवार, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू मूल परिवार। लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार जो है लॉरेंस स्टोन के अनुसार ये एक परिवार का चरण नहीं है। क्या नहीं है? पितृसत्तात्मक जो है परिवार, यह लॉरेंस स्टोन के अनुसार एक परिवार का चरण नहीं होगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति जो है आपके दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं या इनमें से कोई नहीं। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य होता है उस निवास से जिसमें एक नवविवाहित या दंपति रहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। जी हाँ, पति स्थानिक निवास जहाँ पर इसका तात्पर्य है उस निवास में जिसमें एक नवविवाहित दंपति रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। यानी लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़का के माता पिता के साथ रहते हैं तो पति स्थानिक कहलाता है। पति स्थानिक निवास मतलब उस निवास से जिसमें एक नवविवाहित रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे पति स्थानिक हो जाएगा। अगर पत्नी स्थानिक होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुल्हन के माता पिता वाला हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर यहाँ पे पत्नी स्थानिक होता तो दुल्हन वाला हो जाता। पति स्थानिक, इसलिए बी ऑप्शन को सही कर लेंगे।
अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ बच्चा किस प्रकार का सदस्य माना जाता है? गोद लिए हुए परिवार का सदस्य माना जाता है। जिसने गोद लिया है या उपरोक्त में से किसी का नहीं, या बड़े होने पर वह निर्णय करता है। तो गोद लिया हुआ जो बच्चा होता है किस परिवार का सदस्य माना जाता है? तो वह गोद लिए हुए परिवार का ही सदस्य माना जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? परिवार को, विद्यालय को, गांव को या शहर को दी जाती है? देखिए, सामाजिक जीवन की जो प्रथम पाठशाला होती है और इसकी संज्ञा जो दी जाती है वह आपके परिवार, फैमिली को ही दी जाती है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, देखिए कंप्लीट तैयारी करेंगे, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्नों हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट की जा रही है। सबसे मेन फिजिकोलॉजी होता है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपने शायद सुना होगा यह शब्द, आपसी संबंध। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, आपसी संबंध का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के साथ देना, या एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना, या एक दूसरे के साथ चलना। सभी बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक दूसरे का साथ देना। जैसे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ का होता है, जब आपसी संबंध हो जाता है मतलब वो प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए कोई बातचीत ना करके, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक संबंधों को मजबूत किससे किया जा सकता है? सभी परिचित होंगे, परिवार से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे आपसी मतभेदों को दूर करके ही पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है पति पत्नी में झगड़ा होता है, ठीक है, तलाक वगैरह, ये बहुत सारी डिवोर्स जो है, तलाक शब्द तो ठीक है अलग हो गया, डिवोर्स की बात करेंगे। तो ये क्यों होता है? मतलब पारिवारिक संबंधों को मजबूती नहीं होती। जब आपसी मतभेद दूर होंगे तो पारिवारिक संबंधों में मजबूती भी आएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्न में से परिवार का जो प्रकार होता है पितृवंशी है, विवाह पद्धति है, निवास स्थल है, या ये सभी हो जाएंगे। देखिए, परिवार के प्रकार यहाँ पे पूछा गया है, टाइप्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका देखिए पितृवंशी भी होगा, विवाह पद्धति भी है, और निवास स्थल भी कहला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सभी वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, पितृवंशी परिवार, नाभिक या एकाकी परिवार? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। तो परिवार जो विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं, नाभिक या एकाकी परिवार पाए जाते हैं। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण होता है समविभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो एकल परिवार का जो एक गुण होता है वह क्या होता है? सभी बताइए। वह होता है व्यक्तित्व के विकास का अवसर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकल परिवार में क्या होता है, जब बच्चे, ठीक है, एकल परिवार मतलब माता पिता है, उनके बच्चे होते हैं, एकल परिवार कहला जाता है। इसमें व्यक्तित्व के विकास का अवसर होता है। अगर आप स्वयं कुछ करने का है तो एकल परिवार में वह स्वयं कुछ कर सकता है, उसका नाम उसी पर आएगा कि इसने किया है, अपने बलबूते पर किया है, मतलब व्यक्तित्व के विकास का अवसर कि उस पर मिलता है। इसलिए अक्सर ज़्यादातर 80% तो यही चीज़ें देखी जा रही हैं अब। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों, संपूर्ण जीवन परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति पत्नी? देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य होता है जिसमें माता पिता हों और उनके बच्चे हों। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। बाकी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता, दादा दादी, तो फिर संयुक्त परिवार कहला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से विस्तृत परिवार के सदस्य कौन से हैं? दादा दादी,
पैसा देकर रहने वाले मेहमान या अतिथि गेस्ट, भिन्न साखी नातेदार या नौकर की बात करें। नीचे आपका कूट दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए दादा दादी हो गया, भिन्न साखी नातेदार और नौकर, ये परिवार के क्योंकि सदस्य यहाँ पे पूछा गया है, तो परिवार के सदस्य दादा दादी भी होते हैं, भिन्न साखी नातेदार भी होते हैं और नौकर भी। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ अर्थात यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है इस प्रश्न पर डाउट है किसी भी ऑप्शंस पर, नीचे बेफिक्र कमेंट करिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके सभी कमेंट का, फीडबैक का अब शर्मान अभिनंदन स्वागत करता हूं, आपके प्रत्येक फीडबैक का। जी हाँ, अगला प्रश्न है। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, आधे प्रश्न और करेंगे और इस फैमिली परिवार वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, संयुक्त परिवार का एक गुण क्या नहीं है, मतलब संयुक्त परिवार के गुण भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप श्रम विभाजन की सुविधा होती, लेकिन आलस्य का जो अभाव है यह संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। एकल परिवार में भी आलस्य का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो आलस्य का अभाव जो है यह संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है, अगर संयुक्त परिवार होता है तो कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है कि आप कोई काम बट जाता है। शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप हो जाता है कि बस बब्बा जी से पूछ लीजिए, दादाजी से पूछ लीजिए, जो भी कार्य करना हो पैसा उन्हीं से मिलेगा, ये सारी चीज़ें। श्रम विभाजन की भी सुविधा होती है कि आप ये काम देख लीजिए, वो ये यहाँ जाना है, मार्केट जाना है, आप ठीक है रिलेशन में जाना है, आपको ये शादी विवाह का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पर जाना है, उसके यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर आपका क्या होता है, श्रम विभाजन हो जाता है, काम बट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। संयुक्त परिवारों में कार्य कुशलता को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? कार्य विभाजन के द्वारा, उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर, नौकरों की व्यवस्था करके, कार्यों को कम करके। देखिए साथियों, संयुक्त परिवार में कार्य कुशलता जो जिसके द्वारा बढ़ाया जाता है वह जो राइट ऑप्शन है वह आपका हो जाएगा कार्य विभाजन के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। परिवार में कार्य कुशलता जो है कार्य का विभाजन करके ही द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण से प्रश्न है जो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। परिवार किसका एक संघ होता है? उपभोग का होता है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का होता है, वैवाहिक अव्यवस्था का होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, परिवार किसका एक संघ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो परिवार किसका एक संघ होता है, आप सभी परिचित होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संघ होता है परिवार, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? जी हाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम। मुझे तो लग रहा है लगभग ये तीनों जो है सामाजिक बुराइयां हैं, कुप्रथाएं कह सकते हैं। ये सभी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगी, ये सभी जो है सामाजिक बुराइयां हैं। और आपको पता है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक ना एक टॉपिक पर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की उन्नति में प्रमुख अवरोध क्या होता है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, या ये सभी हो जाएगा। देखिए, भारत की उन्नति में जो प्रमुख अवरोध माना जाता है वह क्या माना जाता है? जाति प्रथा भी है, दहेज प्रथा भी है, बाल विवाह भी अवरोध माना जाता है, अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? सभी बताइएगा। 21, 18, 18, 21, 18, 18, 18, 16। देखिए, हम कन्फ्यूजन क्या होता है, पहले लड़का बाद में लड़की दिया गया है, मतलब लड़का की 21 होती है और लड़की की 18 होती है, हमें पता है। लेकिन यही प्रश्न देखना है, कभी कभी लड़की पहले दे दिया जाता है, लड़का बाद में। तो लड़का पहले दिया गया तो 21 पहले आएगा, लड़की के बाद में दिया 18 कर देंगे। यही चीज़ समझना, बाकी सिंपल साधारण सा प्रश्न होता है। जिनमें से बाल विवाह से उत्पन्न जो प्रमुख समस्या होती है, जनसंख्या वृद्धि है, शिक्षा में बाधकता की बात करेंगे, महिला मृत्यु दर में वृद्धि की बात करेंगे, या ये सभी की बात करेंगे। देखिए, बाल विवाह की बात की जा रही, तो बाल विवाह में जो उत्पन्न प्रमुख समस्या होती है वह ये आप सभी जानते हैं। इनमें से आपका जनसंख्या वृद्धि भी होती है, शिक्षा में बाधकता भी होती है, शिक्षा में बाधाएं जो आ जाती हैं, और महिला मृत्यु दर में वृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी वाला जो डी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है साथियों? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से,
या अनिवार्य शिक्षा की बात करेंगे। शारदा एक्ट का जो संबंध होता है साथियों, सभी आप परिचित होंगे, हम बात कर रहे हैं बाल विवाह से संबंधित है। और आपको पता है शारदा एक्ट से संबंध या इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह का एक जो प्रमुख कारण नहीं है। जी हाँ, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, यानी आपके सोचने की क्षमता यहाँ पे पूछी जा रही है। देखिए, बाल विवाह का जो प्रमुख कारण होता है वह हिंदू धर्मशास्त्र हो सकता है, अशिक्षा हो सकती है, स्त्रियों का निम्न दशा हो सकती है, लेकिन एकल परिवार नहीं हो सकता। बाल विवाह का प्रमुख कारण एकल परिवार नहीं हो सकता, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। कौन सा कथन सही दिया गया है? सभी बताइए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कथन कौन सा सही हो जाएगा? दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। हम पिछले क्वेश्चन पे भी बात कर चुके हैं। अगला है प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। संभावित प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दहेज रोधक अधिनियम बना था 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1964 में बना था। तो दहेज रोधक अधिनियम कब बना है, सभी कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे 1961। जी हाँ, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1 मई 1961 को अधिनियम या अधिनियमित दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 1 मई 1961 को। इस अधिनियम के तहत देश में दहेज देना और लेना सख्त वर्जित है। ये भारत में दहेज से संबंधित पहला एक राष्ट्रीय कानून है। दहेज निषेध अधिनियम को वर्ष 1961 में 2 बार संशोधित किया गया था। प्रश्न आ सकता है, ये दहेज अधिनियम को किस वर्ष जो है 2 बार संशोधित किया गया है? वह है 1961। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा एक कारण जो है दहेज प्रथा का नहीं है? जी हाँ, तो शिक्षा का प्रसार जो है ये दहेज प्रथा का कारण नहीं हो सकता। क्या है? शिक्षा का जो प्रसार है दहेज प्रथा का कारण नहीं हो सकता, यह हो सकता है? बताइए, सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, अनुलोम विलोम, अंतर्विवाह, शिक्षा का प्रसार या महंगी शिक्षण प्रणाली। देखिए, दहेज प्रथा का जो है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से एक कारण जो है दहेज प्रथा का नहीं है? देखिए, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह, शिक्षा का प्रसार, महंगी शिक्षण प्रणाली। देखिए, शिक्षण प्रणाली का जो है आपका दहेज प्रथा से कोई संबंध नहीं, तो महंगी शिक्षा प्रणाली से यह दहेज प्रथा का संबंध नहीं है। बाकी ये तीनों आपके दहेज प्रथा से संबंधित हो जाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी साथियों, वह आपके 26 सितंबर की बात करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी बताइए, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ, 26 सितंबर 1994। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जो है 26 सितंबर 1994 पर की गई थी। अगला है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भी आपको पता होगा, 1986 में जो है पारित किया गया था, अर्थात हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। जी हाँ, भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम जो है जब पारित हुआ वह आपका वर्ष 1986 है। जी हाँ, बाल श्रम विधेयक या निषेध और विनियमन विधेयक 1986 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे संविधान में बाल श्रम निषेध विनियमन विधेयक 1986 का 61 के रूप में यह लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रभावित मदिरापन से आशय क्या होता है? शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है,
शराबी जो शराब पीने की इच्छा पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं होता है। शराबी जो रात पीना प्रारंभ करता है, या शराबी जो लोगों के दिखावे के लिए पीता है। प्रभावित मदिरापन से जो आशय यहाँ पे दिया गया है साथियों, वह यह हो जाएगा, शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है, तो प्रभावित मदिरापन कहला जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि किसने अपने अध्ययन में पाया कि कम मात्रा में शराब पीने वालों की जीवन अवधि शराब न पीने वालों से अधिक थी? रेमंड पियर, हंटर, कॉलिन या जेनेट की बात करें। तो साथियों, कम मात्रा में शराब पीने वालों की जीवन अवधि जो है शराब न पीने वालों से अधिक हो जाती है, यानी जो थोड़ी थोड़ी पीते हैं उनकी जीवन अवधि ज़्यादा हो जाती है। ये किसने कहा है, किसने अपने अध्ययन में यह पाया है? वह आपके रेमंड पियरल हैं। रेमंड पियरल पीने की बात करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त की जाने वाले औषधि का नाम फॉलिक अम्ल है, कोकीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या पैथिडीन है। तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के साथ साथ सामान्य तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली जो औषधि कहलाती है वह आपकी कोकीन कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कम मात्रा में यह दी जाती है और नियंत्रित करने के लिए जो नशीली दवाओं को कोकीन मिलाई जाती है। कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण क्या होता है? अशिक्षा होती है, पारिवारिक कलह, ढीला प्रशासन या ये सभी। अक्सर देखते होंगे जो 14 वर्ष से कम उम्र भी होते हैं या 20 वर्ष से कम उम्र होते हैं, 18 से कम होते हैं, ठीक है, धूम्रपान के शिकार होते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण कहलाता है साथियों, यह हो जाएगा, सभी जानते हैं, अशिक्षा भी होती है, पारिवारिक कलह भी होता है और ढीला प्रशासन, ये सभी हो जाएगा। ढीला प्रशासन का मतलब माता पिता अगर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देंगे बच्चे पर तो संगति या विसंगति के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 3 से 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को जल्दी कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को। धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक होता है? देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है, देश के विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धूम्रपान कम होने से देश की आय कम होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, धूम्रपान जो है क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक होता है? इसका सबसे अच्छा है कि देश में अच्छे श्रम का विकास नहीं हो पाता है। क्या होता है? इसलिए प्रगति का अवरोधक माना जाता है क्योंकि यह अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं हो पाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? अक्सर देखते होंगे सरकारी निजी कार्यालयों में दिया रहता है कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये प्रतिबंध कब लगाया गया है? 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2010 को। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, ठीक है, सभी परिचित होंगे। तो 2 अक्टूबर हम बात करेंगे 2008, जी हाँ साथियों, 2 अक्टूबर 2008 की बात करेंगे। सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था, वह आपका ये सन याद रखेगा, 2 अक्टूबर 2008। अगला है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से होती है, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टामिन से? काफ़ी बार पूछा गया है और साधारण सभी लोग परिचित होंगे। हम बात करेंगे निकोटीन। तंबाकू की आदत जो होती है किससे पड़ जाती है? निकोटीन से पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निकोटीन। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से? सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिए। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका जो प्रमुख कारण है साथियों वह लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शराब पीने से किडनी होती खराब, लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये परिवार फैमिली का जो चैप्टर था हमने क्लियर कर लिया। कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे
आपका जो अगला जो चैप्टर रहेगा वस्त्र एवं आवास, सभी जानते होंगे। जी हाँ, वस्त्र एवं आवास का जो चैप्टर हमारा कल रहेगा और इस चैप्टर से सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। तो आई होप सभी प्यारे मित्र ने अच्छे तरीके से समझा और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने फीडबैक किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।